अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मोड्स। द ऑपरेटिंग सिस्टम कोड एंड यूज़र डिफाइंड कोड मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड टू इंश्योर द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कोड जो होता है और जो यूज़र डिफाइंड कोड होता है मस्ट बी डिस्टिंग्विश होना चाहिए टू इंश्योर द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। मोस्ट ऑफ द computer systems provide hardware support to differentiate among various modes of execution. The two separate modes of operation includes user mode and kernel mode. The kernel mode is also known as supervisor mode, system mode or privileged mode. जो दो हमारे पास मोड्स होते हैं ऑपरेशन के, एक हमारे पास यूज़र मोड होता है, दूसरा हमारे पास कर्नल मोड होता है। तो कर्नल मोड हमारे पास क्या होता है? कर्नल मोड को हम सुपरवाइज़र मोड भी कहते हैं, सिस्टम मोड भी कहते हैं और प्रिविलेज्ड मोड भी कहते हैं। अ सिस्टम एंटर्स कर्नल मोड इन द फॉलोइंग 3 वेज। सिस्टम जो है वो कर्नल मोड में हम 3 तरीके से जो है वो एंटर हो सकते हैं। अ स्पेशल इंस्ट्रक्शन कॉल्ड सुपरवाइज़र कॉल और सिस्टम कॉल कैन बी यूज टू सेट द सिस्टम इन द कर्नल। एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन होती है जिसको हम सुपरवाइज़र कॉल कहते हैं या फिर सिस्टम कॉल कहते हैं, इसके थ्रू हम कर्नल मोड में एंटर हो सकते हैं। अ ट्रैप कैन बी यूज टू सेट द सिस्टम इन कर्नल मोड। एक ट्रैप हो सकती है जिसके थ्रू हम कर्नल में ऐड हो सकते हैं। ट्रैप हमारे पास क्या था? हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इंटरप्ट्स पढ़ी थी। तो अगर हार्डवेयर की तरफ से इंटरप्ट हो तो उसको हम इंटरप्ट कहते हैं, अगर हम सॉफ्टवेयर की तरफ से इंटरप्ट हो तो उसको हम ट्रैप कहते हैं। ठीक है। एन इंटरप्ट कैन बी यूज टू सेट द सिस्टम इन कर्नल मोड। इंटरप्ट जनरेट हो सकती है तो हम सिस्टम कॉल में कर्नल मोड में एंटर हो सकते हैं। अ मोड बिट इज एडिड टू द हार्डवेयर। एक मोड बिट होती है वो हार्डवेयर में ऐड कर दी जाती है ऑफ द कंप्यूटर टू इंडिकेट द करंट मोड। अ वैल्यू ऑफ 0 इंडिकेट कर्नल मोड। इसमें हमारे पास एक वैल्यू होती है, अगर वो 0 हो तो इसका मतलब है ये कर्नल मोड में है। एंड अ वैल्यू ऑफ 1 इंडिकेट द यूज़र मोड। 1 जो है वो इंडिकेट करती है कि ये यूज़र मोड में है। अ मोड बिट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टास्क एग्जीक्यूटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो मोड बिट होते हैं ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बताते हैं कि कौन से टास्क जो है वो भी एग्जीक्यूट होंगे। द सिस्टम इज इन यूज़र मोड व्हेन द कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स ऑन बिहाफ ऑफ अ यूज़र एप्लीकेशन। इट चेंजेस टू कर्नल मोड। It changes to kernel mode if the user application requests a service from the operating system via system call. The hardware starts in kernel mode at the time of system boot. The hardware starts, जो हार्डवेयर होता है कर्नल मोड में तब स्टार्ट होता है जब सिस्टम बूट होता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ लोडेड। ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जाता है एंड इट स्टार्ट्स द यूज़र एप्लीकेशंस इन यूज़र मोड। फिर ये यूज़र एप्लीकेशंस को यूज़र मोड में स्टार्ट कर देता है। द हार्डवेयर स्विचेस फ्रॉम यूज़र मोड टू कर्नल मोड। हार्डवेयर जो होता है वो स्विच तब करता है यूज़र मोड से कर्नल मोड की तरफ जब कोई इंटरप्ट आ जाती है या फिर कोई ट्रैप आ जाती है। दस द सिस्टम इज़ इन कर्नल मोड। जब वो सिस्टम कर्नल मोड में होता है व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द कंप्यूटर द सिस्टम ऑलवेज स्विचेस टू द यूज़र मोड। ज़्यादातर ये जो है हमारा सिस्टम यूज़र मोड में होता है बिफोर पासिंग द कंट्रोल द यूज़र प्रोग्राम। द डुअल मोड ऑफ ऑपरेशन इंश्योर्स द प्रोटेक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम यूज़र्स एंड वन यूज़र फ्रॉम अदर यूज़र। ये जो हमारे पास डुअल मोड होते हैं ना, फिर एक यूज़र से दूसरे यूज़र से जो प्रोटेक्शन होती है, इस वजह से इसमें हेल्प आउट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। दिस प्रोटेक्शन इज़ अकम्प्लिश्ड विद डिस्टिंग्विशिंग सम पॉसिबली हार्मफुल इंस्ट्रक्शंस एज प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस। कुछ हमारे पास हार्मफुल इंस्ट्रक्शंस होती हैं जैसा कि प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस होती हैं। द हार्डवेयर अलाउज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस ओनली इन कर्नल मोड।
मोड। हार्डवेयर प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस को सिर्फ कर्नल मोड में एग्जीक्यूट करता है। इफ़ एन अटैम्प्ट इज मेड टू execute a privileged instruction in user mode, the hardware does not execute it and take it as illegal. System call are used by user program to request the operating system to perform some task on the behalf of user program. A system call can be used in different ways. नेक्स्ट हमारे पास है इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर। A general purpose computer consists of central processing unit and different devices controllers connected through a common bus. जो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं उसमें एक हमारे पास सीपीयू होता है और मुख्तलिफ हमारे पास कंट्रोलर डिवाइसेस होती हैं जो कि बसेस के थ्रू कनेक्ट होती हैं। ईच डिवाइस कंट्रोलर मैनेज a specific type of device. A device controller maintains a local buffer storage and a set of special purpose registers. जो हमारे पास कंट्रोलर होते हैं वो मेंटेन करते हैं अपने लोकल बफर स्टोरेज को और स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स को। द डिवाइस कंट्रोलर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मूव द डाटा बिटवीन पेरिफेरल डिवाइसेस एंड इट्स लोकल बफर स्टोरेज। जो कंट्रोलर्स होते हैं, डिवाइस कंट्रोलर्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो किस तरह से मूवमेंट करवाए डाटा की पेरिफेरल डिवाइसेस में और लोकल बफर स्टोरेज में। द मेन टाइप ऑफ रिस्पॉन्स टू इनपुट आउटपुट इंटरप्ट आर एज फॉलोज। इसमें हमारे पास सिंक्रोनिस इनपुट आउटपुट होती है और एसिंक्रोनिस इनपुट आउटपुट होती है। सिंक्रोनिस सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि सिंक्रोनिस इनपुट आउटपुट क्या होती है। The input output operation is started and the control is returned to the user process when it is completed. जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होता है जब वो स्टार्ट होता है एंड द कंट्रोल इज टर्न टू द यूज़र प्रोसेस व्हेन इट इज़ कंप्लीटेड। इट कैन बी अकम्पलिश्ड बाय मेकिंग द सीपीयू आइडल। ये तब अकम्पलिश होता है जब सीपीयू को आइडल कर दिया जाता है यूजिंग स्पेशल वेट इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर एक स्पेशल वेट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवाई जाती है और यूजिंग वेट लूप, और यहाँ पर वेट लूप का इस्तेमाल किया जाता है अनटिल द नेक्स्ट इंटरप्ट, जब तक नेक्स्ट इंटरप्ट नहीं आ जाती तब तक। फिर हमारे पास एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट क्या होती है। द कंट्रोल रिटर्न्स टू द यूज़र प्रोसेस विदाउट वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन टू कंप्लीट। In this case, a specific system call is required to allow the user program to wait for input output completion. अब अच्छा जी, इस केस में एक स्पेशल सिस्टम कॉल की ज़रूरत होती है जो कि यूज़र को अलाउ करता है टू वेट फॉर इनपुट आउटपुट कंप्लीशन। इट ऑल्सो रिक्वायर्स अ डिवाइस स्टेटस। यहाँ पर डिवाइस स्टेटस की भी ज़रूरत पड़ती है जिसमें इस डिवाइस स्टेटस टेबल का इस्तेमाल किया जाता है कंटेनिंग एन एंट्री ऑफ फॉर ईच इनपुट आउटपुट डिवाइस विद इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स करंट स्टेट। जहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं उनकी एंट्री की जाती है कि वो इस टाइम किस स्टेट पर मौजूद हैं। अब वेट क्यू इज़ रिक्वायर्ड एज अदर प्रोसेसेस। दूसरे प्रोसेसेस को के लिए वेट क्यू की ज़रूरत होती है। मे ऑल्सो इशू रिक्वेस्ट टू द सेम डिवाइस बीइंग यूज्ड। अगर सपोज़ किसी और प्रोसेस को वही वाली सेम डिवाइस चाहिए जिसके ऊपर भी फ़िलहाल प्रोसेसिंग हो रही है, जिसके ऊपर फ़िलहाल कोई ना कोई प्रोसेस अभी प्रोसेसिंग कर रहा है, तो उसको वेट के लिए कहा जाता है कि जब तक वो इनपुट और या आउटपुट का ऑपरेशन अभी जो हो एग्जीक्यूट हो रहा है करंटली, तब तक जब तक वो कंप्लीट नहीं हो रहा था तब तक उसको वेट करवाने के लिए कहा जाता है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस DMA is used for high speed input output devices. The device controller transfers an entire block of data directly to or from its own buffer storage to memory without any intervention by CPU. अच्छा जी, ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं कुछ। तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ मैनी कंपोनेंट्स टू मैनेज ऑल रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम वाइल इंश्योरिंग प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स। इसमें हमारे पास है पहला प्रोसेस मैनेजमेंट, दूसरा है मेन मेमोरी मैनेजमेंट, तीसरा है सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, चौथा है इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट और पांचवा हमारे पास है फाइल मैनेजमेंट, सिक्स हमारे पास है प्रोटेक्शन सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्किंग और ये कमांड इंटरप्ट सिस्टम। ये सारे के सारे अगली कमांड के हमारे पास हिस्सा हैं। फ़िलहाल जो है हम प्रीवियस लेक्चर इसमें हम एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे वो आपको मैं इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में पढ़ा दूँगी।
व्हाट इज़ प्रोसेस मैनेजमेंट? अ प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर में एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ठीक है। अ प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ये इसकी डेफिनेशन है प्रोसेस की, ये वाली। अ प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। अ प्रोसेस नीड्स सर्टेन रिसोर्सेज। प्रोसेस को बहुत सारे जब तक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसको बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, इंक्लूडिंग सीपीयू टाइम, मेमोरी, फाइल्स एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश इट्स टास्क। उसके अपने काम कंप्लीट करने के लिए सीपीयू की ज़रूरत है, मेमोरी की ज़रूरत है, फाइल्स की ज़रूरत है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत है अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द प्रोसेस मैनेजमेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पर इन एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ती है एक काम प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसका फर्स्ट, क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ यूज़र एंड सिस्टम प्रोसेसेस। यूज़र के और सिस्टम के प्रोसेसेस होते हैं, उसको क्रिएट करना और उसको डिलीट करना, ये प्रोसेस मैनेजमेंट में आता है। दूसरा हमारे पास है सस्पेंशन एंड रिजम्पशन ऑफ प्रोसेसेस। सस्पेंशन का मतलब है कि सपोज़ एक प्रोसेस है, उसका जब काम कंप्लीट हो गया है या उसका दरमियान में भी काम है, उसको सस्पेंड कर देना है किसी रीज़न की वजह से, या तो जहाँ से उसका काम से रोका गया था वहीं से उसका काम रिज्यूम करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोसेस मैनेजमेंट में आती है। थर्ड हमारे पास है मैकेनिज़्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन भी की मैकेनिज़्म भी बहुत ज़रूरी होती है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या है, अभी फ़िलहाल ये देख लें कि प्रोसेस मैनेजमेंट में प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होती है। नेक्स्ट मैं आपको प्रोसेस का एक चैप्टर पढ़ाऊँगी, वहाँ पर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन आपको डिटेल में बताऊँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिज़म्स फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन। अगर प्रोसेसेस को आपस में कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ रही है तो भी इसकी मैकेनिज़्म में इसकी मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम ने करनी होती है। अब प्रोसेसेस जो है मुख्तलिफ वेज़ में आपस में कम्युनिकेट करते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ा का अप्लाई यूज़ किया जाता है। मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्तलिफ वेज़ वैसे डिफरेंट वेज यूज़ करते हैं प्रोसेसेस की आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए। तो सिंपल यहाँ पर आपने सिर्फ इतना देखना है कि प्रोसेसेस की आपस में जब कम्युनिकेशन होती है इसकी मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम ने करनी होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिज़म्स फॉर हैंडलिंग एंड डेडलॉक सिचुएशंस। अच्छा जी, अगर डेडलॉक अकर हो जाता है तो उसको अवॉइड करना, उसको प्रिवेंट करना, उसको हैंडल करना, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, प्रोसेस मैनेजमेंट की होती है। अभी फ़िलहाल छोटा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ डेडलॉक के बारे में। अभी कमिंग चैप्टर्स में आपको डेडलॉक की मैं तफसील बताऊँगी तो आपको डेडलॉक की ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ लगेगी। डेडलॉक आप समझ लें कुछ इस तरह का होता है कि सपोज़ हमारे पास प्रोसेसेस हैं, रिसोर्सेज हमारे पास कम होते हैं, प्रोसेसेस हमारे पास ज़्यादा होते हैं। तो जब रिसोर्सेज कम हों, प्रोसेसेस हमारे पास ज़्यादा हों, तो रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए प्रोसेसेस ने क्या होता है, उन रिसोर्सेज को होल्ड करके बैठे होते हैं, ना वो अपना छोड़ रहे होते हैं, ना अगले की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो वो हमारे पास क्या होता है, डेडलॉक का कर हो जाता है। इसकी ना एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देती हूँ। सपोज़ ये कार है, सपोज़ ये भी एक गाड़ी है, एक ये गाड़ी है और एक यहाँ पर गाड़ी है। अब देखें, इसने इधर को जाना है, इसने इधर को जाना है, तो और ये भी एक गाड़ी है, इसने इधर को जाना है, इसने इधर को जाना है। ये गाड़ी जो है ना ये पीछे हट रही है कि ताकि इसको गाड़ी को रास्ता मिल जाए और ये आगे चली जाए, ना ये वाली गाड़ी पीछे हट रही है कि या इसको रास्ता दे दूँ तो अगली वाली जो है रास्ता बन जाएगा, फिर सारी मूवमेंट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर डेडलॉक अक्कर हो गया, ना इस गाड़ी को रास्ता मिल रहा है आगे जाने के लिए, ना ये खुद रास्ता दे रही है, ना इस गाड़ी को रास्ता मिल रहा है
आगे मूव होने के लिए, ना ये खुद रास्ता उस प्रीवियस वाली गाड़ी को दे रही है। अब देखिए ना ये वाली गाड़ी आगे जा रही है, ना ये खुद रास्ता दे रही है और ना अगली गाड़ी इसको रास्ता दे रही है। और ये देखें ये भी ये वाली जो गाड़ी है ना खुद ये पीछे हट रही है, ना ये अगली गाड़ी इसको रास्ता दे रही है। तो ये देखें चारों के चारों जो गाड़ियाँ स्टक हो गई एक जगह पर। तो ये कौन सी सिचुएशन अक्कर हो गई? डेडलॉक सिचुएशन अक्कर हो गई है कि ना खुद गाड़ी रास्ता देने के लिए तैयार है और ना फिर अगली गाड़ी उसको रास्ता देने के लिए तैयार है। फिर ये हो गया डेडलॉक अक्कर हो गया। फिर ये स्टक रहेंगे यहाँ पर, जब तक ये थोड़ा कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तब तक फिर यहीं पर स्टक रहेंगे। ना अगली गाड़ी को रास्ता दिया मिलेगा, ना इसको रास्ता मिलेगा, फिर इधर ही खड़े रहेंगे, डेडलॉक हो जाती है। तो प्रोसेसेस के दरमियान भी कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है कि उसने एक रिसोर्स होल्ड किया होता है और दूसरा प्रोसेस उस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है। ना प्रीवियस वाला प्रोसेस अपने रिसोर्स को छोड़ रहा होता है, ना अगले वाला प्रोसेस जो है वो रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है। इस वजह से डेडलॉक अकर हो जाता है। तो ये मैनेजमेंट किसने करनी होता है? अगर डेडलॉक अगर हो जाए तो उसको रोकना, इसको मैनेज करना किसकी ज़िम्मेदारी होती है? इसको रोकने की और इसको मैनेज करने की ज़िम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। जो प्रीवियस मैनेजमेंट 5 रह गई हैं उसको मैं इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में पढ़ाऊँगी। फ़िलहाल प्रोसेस मैनेजमेंट इसमें देख लें, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कमिंग मैनेजमेंट्स देखेंगे। या तो यहाँ तक अपने लेक्चर को अच्छी तरह से रिवाइज़ कीजिएगा। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं लगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।